नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत हो। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। देखिए मेरे भाई, आज का जो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसी में सीपीसी को जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ेंगे डिक्री। ये डिक्री क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसका क्या मतलब होता है, और जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या होता है और कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है और कैसे डिक्री पारित होती है, इसके काइंड्स क्या होते हैं, इसके जो आवश्यक तत्व क्या होते हैं, आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगा विथ केस ला मेरे भाई। तो ध्यानपूर्वक देखिए, अच्छे तरीके से देखिए और नोट डाउन जरूर करिए। अगर आप लोग जो है किसी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए 99 नहीं 110% मेरे भाई गारंटी के साथ कहता हूँ ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा ला स्टूडेंट के लिए। और आप लोग कंपटीशन एग्जाम के ला स्टूडेंट हैं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग के लिए तो और इम्पोर्टेंट है। ये एडवोकेसी लाइफ में है तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए मेरे भाई, ये सेक्शन आप लोग के जो 2 में डिफाइन किया गया है। अब इसमें क्या कहता है क्या नहीं अभी मैं आपको बताऊंगा। और सेक्शन 29 अभी मैं नीचे बताऊंगा क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये सब सारी चीज़ें प्रक्रिया। तो डिक्री शब्द को जो है 2 में डिफाइन किया गया है और भी नीचे अभी बताऊंगा कि क्या है ये। पहले हम लोग देख लेते हैं निर्णय क्या होता है। जजमेंट, ये जजमेंट का मतलब क्या होता है? निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है पूरी तरह से। और यहाँ पर जो अपील होती है वह डिक्री की होती है, ना कि निर्णय की मेरे भाई। अब ये समझ लीजिए कि निर्णय में जो है कोई अपील नहीं होती है, ये डिक्री की ही अपील होती है। इसलिए निर्णय का नहीं बल्कि डिक्री का निष्पादन या पालन करवाया जाता है। सिंपल सा मतलब। अब आप लोग ये समझ चुके होंगे निर्णय और डिक्री में यही अंतर। ठीक, अब आप लोग डिक्री पे पहुंचेंगे। अगर आपको पहले डिक्री बता देता तो आपको समझ में आता है कि निर्णय क्या है, डिक्री क्या है। हम लोग लास्ट इसे डिक्री ही कहा जाता है सीपीसी के जो है मामले में। तो नहीं पता है तो जान लीजिए। अब चलिए, अब डिक्री पे हम लोग पहुँचते हैं। डिक्री का इंट्रोडक्शन आप लोग सुन लीजिए कि इंट्रोडक्शन क्या होता है मेरे भाई। इसमें नोट्स डाउन नहीं किया हूँ लेकिन मुझे याद है और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें। क्योंकि मैं बिना पढ़े नहीं पढ़ाता हूँ मेरे भाई, उसको पूरी तरह से रीड करता हूँ अच्छे तरीके से, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कर सके तो मैं बता सकूँ। देखिए इसका मतलब ये होता है, सिंपल सा मतलब, डिक्री और आदेश जो होता है, जो जिसे हम लोग निर्णय कहते हैं, तो आदेश कहते हैं, जैसे ऑर्डर कहते हैं हम लोग जो है, पूरी तरह जान लीजिए कि ये परिभाषित जो है पूरी तरह जो है आप लोग को जो है दीवानी प्रक्रिया संहिता में किया जाता है 1908 के मामले में। ये सब सारी चीज़ें होती है और जो है ये सीपीसी के मामले में ही ये निर्णय दिया जाता है और अच्छे तरीके से दिया जाता है। यही सब सारी चीज़ जो है डिक्री के बारे में बताती है। और डिक्री क्या है ये आपको मैं बता दूं कि डिक्री क्या वास्तव में क्या है। आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा, डिफिनीशन हेडिंग डाल लीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए कि क्या है। मैं यहाँ शॉर्टकट में आप लोग को ये चीज़ें नोट्स बनाया हूँ तो इसीलिए आपको दिक्कत ना हो, कि क्योंकि ये डिक्री आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है। उसके पढ़ते पढ़ते जो है आप लोग जो है बुक से पढ़ेंगे या किसी जो है गाइड से पढ़ेंगे तो आपको समझ में उतने अच्छे से नहीं आएंगे, या आप लोग जो है डायरेक्ट से पढ़ेंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं उसको जो है डिफाइन किया हूँ अच्छे तरीके से और तोड़ तोड़ करके आपको बीच में जो है नोट डाउन किया हूँ। चलिए डिक्री जान लीजिए, आप लोग डिफिनीशन लिखिए। आप लोग डिक्री शब्द का अर्थ बहुत अच्छी जो है बातों में बताएगा और कहाँ बताएगा, ये सेक्शन नंबर मतलब धारा आप लोग का जो है सीपीसी का 2 में ये डिफाइन किया गया है अच्छे तरीके से। और एक डिक्री को एक न्यायिक निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। जहाँ तक न्यायालय द्वारा इसे व्यक्त करने के संबंध में देखा जाए तो ये निर्णायक रूप से सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करती है और प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। ये 2 प्रकार की डिक्री होती है। धारा जो है 144 के अंतर्गत एक वादपत्र की अस्वीकृति और किसी भी प्रश्न के निर्धारण को शामिल करना समझा जाएगा मेरे भाई। लेकिन इसमें जो है निम्नलिखित चीज़ें होती हैं शामिल, जो कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कौन कौन सी पॉइंट है। ये पॉइंट जरूर लिखिएगा मेरे भाई। पहला पॉइंट है, 2 पॉइंट हैं, अभी मैं बताऊंगा उसका प्रकार, तो आप लोग ध्यानपूर्वक। पहला पॉइंट क्या है? कोई भी निर्णय जिसमें एक से एक अपील एक आदेश से अपील के रूप में निहित है। नंबर 2, चूक के लिए जो है बर्खास्तगी डिसिमल का कोई आदेश, ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए। आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक। और आप लोग जान लीजिए कि न्यायिक निर्णय क्या होता है। न्यायिक निर्णय आप लोग जो है हेडिंग डाल लीजिए, न्यायिक निर्णय क्या होता है।
आपको यहीं बता दूं अभी, तब इसके बाद मैं आप लोग को काइंड्स के बारे में बताता हूँ। न्यायिक निर्णय आप लोग को जो है सेक्शन नंबर जो है आप लोग को न्यायिक निर्णय बताया ना परिभाषा में, तो न्यायिक निर्णय क्या होता है ये जान लीजिए आप लोग। 2.2 में डिफाइन किया गया, आपको पता होगा, आपको पहले बता दूं। शुरुआत में ही कहा गया है कि डिक्री एक न्यायिक निर्णय की औपचारिकता अभिव्यक्त है। सीपीसी की न्यायिक निर्णय शब्द को परिभाषित नहीं करती है पूरी तरह से, आप लोग ये जान लीजिए। हालांकि सामान्य बोलचाल में हम लोग जो इसे न्यायिक निर्णय कहते हैं, जो हम लोग बोलचाल में कहते हैं न्यायिक निर्णय ही कहते हैं। किसी विवादित मामले में औपचारिक निर्णय होता है। यह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें जो है अदालत अपने अवलोकन के लिए लाए गए किसी विशेष विवाद या समाधान करती है। तो एक डिक्री अपनी अभिव्यक्ति में औपचारिक है। इसके अलावा यह केवल जो है प्रकृति में प्रशासनिक नहीं होती है। इसमें एक केस ला आया था और केस ला का नाम लिखिए आप लोग, जो नोट डाउन करिए। आप लोग का केस ला है मदन नाइक वर्सेस आप लोग का है हंसबाला देवी का एक केस है मेरे भाई, हंसबाला देवी लिख लीजिए आप लोग जो है। ये 1983 का केस है, हंसबाला देवी ऐसे लिख लीजिए आप लोग, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख ले सकते हैं। तो इस केस में क्या कहा गया, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल वे निर्णय जो न्यायिक रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें डिक्री के रूप में मान्यता दी जा सकती है। इसके अलावा आप लोग को एक केस और आया था, उस केस के बारे में आप लोग को बता दूं। केस का नाम नोट डाउन करिए मेरे भाई। एक केस है दीपचंद वर्सेस आप लोग का जो है भूमि अधिग्रहण है, वर्सेस आप लोग का भूमि अधिग्रहण का केस है। ये जो है एक्टिजन अधिकारी, जो कि 1994 में ये केस आया था। ये केस का नाम लिखिए 1994 में मेरे भाई, ये आप लोग का सन है। ठीक, इसमें आप लोग को कहा गया कि जो है इस मामले में यह माना गया था कि एक डिक्री केवल अदालत के लिए अधिकारी से ही मतलब दी जाए या आए, ये सब सारी चीज़ें थी। आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब जान लीजिए कि डिक्री में क्या शामिल होता है, सिंपल सा मतलब अभी मैं प्रकार यहाँ पहुँचूँगा, ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ डिक्री में क्या क्या शामिल होता है। पहला पॉइंट आप लोग लिखिए, डिक्री में क्या क्या शामिल होता है जान लीजिए आप लोग जो है। सीपीसी की धारा 2.2 में ये डिफाइन किया गया, आपको पता होगा, पहलुओं को प्रदान करती है जो कि डिक्री शब्द के दायरे में आती है। नंबर फर्स्ट आप लोग जो है पॉइंट करके लिखिएगा और उसके बारे में आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। इसमें पहला पॉइंट है डिक्री में क्या शामिल होता है, तो एक वाद होता है जो कि अस्वीकृति होती है पूरी तरह से। पहला पॉइंट जो कि पूरी तरह जो है आदेश 7 नियम 11 में जो है डिफाइन की गई है, ये जान लीजिए आप लोग जो है। और आप लोग को बता दूं कि जो है इसमें और क्या होता है। अब इसमें जो है पॉइंटें कुछ होती हैं कि यह कार्रवाई के किसी भी कारण जो है खुलासा नहीं करता है। इसमें जो है आप लोग का पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, आप लोग दूसरा पॉइंट नोट डाउन जरूर करिए कि जो है दावा की गई राहत की वादी जो है प्लेंटिफ द्वारा कम मूल्यांकन वैल्यू किया गया है और वह अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर इसे जो है ठीक करने में विफल रहा हो। ये पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट इसमें जो है आप लोग जो है लिख लीजिए, क्या होता है, अपर्याप्त स्टाम्प पेपर के उपयोग के कारण अदालत द्वारा इसे वापस करने के लिए वादी अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर उचित स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने में विफल रहा हो। ये सब सारी चीज़ें होती है। नंबर 4 है, वाद पत्र में दिए गए बयान से पता चलता है कि वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित है। नंबर 5 है, इसमें आप लोग का वाद पत्र की जो है डुप्लीकेट प्रति दाखिल नहीं की गई है पूरी तरह और नहीं की जा सकती है। नंबर 6 है, आदेश 7 नियम 9 के प्रावधानों का वादी द्वारा पर्याप्त रूप से अनुपालन नहीं किया गया था। ये सब सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए मेरे भाई, क्या क्या शामिल होता है दूसरा पॉइंट में। अब 1 पॉइंट में वो 4-5 पॉइंटें थी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सीपीसी की धारा 144 के तहत किसी भी प्रश्न का निर्धारण करना, ये दूसरा पॉइंट है। अब दूसरा लिख लीजिए मेरे भाई, किसी भी प्रश्न का मतलब ये आप लोग निर्धारित करना। और आप लोग अब हेडिंग डालिए मेरे भाई, ये 2 पॉइंटें थी आप लोगों के डिग्री जो है जिसमें शामिल होती है। दूसरा पॉइंट आप लोग अब नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग जो है, इसमें जो है कुछ पॉइंटें हैं कि डिक्री जो है क्या मतलब क्या शामिल नहीं होती, मतलब डिक्री किस जगह पर शामिल नहीं होती है, नहीं वहीं लिख लीजिएगा बस। अब इसमें जानिए कौन कौन सी जगह में कोई भी निर्णय जिसकी अपील की जा सकती है, यहाँ डिक्री नहीं शामिल होती है। ठीक, सिंपल सा मतलब वही
फर्स्ट पॉइंट ये थी। अब आप लोग जानिए, यहाँ पर आइए, डिक्री या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। ये डिक्री जो है, काइंड्स ऑफ डिक्री यहाँ लिख लीजिएगा। पहली जो है प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम हो सकती है। देखिए प्रारंभिक डिक्री क्या होती है, इसके अंतर्गत प्रारंभिक डिक्री जो है वाद के बीच में कभी भी दी जा सकती है। मतलब वाद के बीच में, मतलब जो है कभी भी दी जा सकती है। मतलब यही हुआ कि प्रारंभिक डिक्री यही होता है। प्रारंभिक का मतलब जो है शुरुआत के जो है, जब जो है वाद हो रहे हैं आपके, तो ये कभी भी दी जा सकती है। सिंपल सा मतलब आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। अब आगे देखिए, ये प्रारंभिक डिक्री जो है कहीं भी दी जा सकती है। तो इसमें जो है आप लोगों को जो है, इसके अंतर्गत जो है आप लोग को एक केस लॉ आप लोग को नोट डाउन करना होगा। इस केस लॉ में आप लोग को मूलचंद्र और अन्य बनाम आप लोग का उपनिदेशक डायरेक्टर चकबंदी का एक केस था। आप लोग जो है 1995 का एक केस लॉ था, आप लोग नोट डाउन जरूर करिए, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। हालांकि पक्षों के अधिकारों का पता लगाया जा चुका होता है, लेकिन अदालत एक प्रारंभिक डिक्री जो है तब पारित करती है जब कुछ अन्य मामलों पर अभी भी निर्णय लिया जाना बाकी हो। मतलब यही सिंपल सा मतलब इसमें कहा गया था, इस केस लॉ में कहा गया था। इस केस लॉ देखिए कौन कौन से मामले में जो है प्रारंभिक डिक्री दे सकती है, ये भी लिख लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट, प्रशासन के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के वाद में जो है आदेश आप लोगों का है 20 और नियम नंबर 13, इसमें दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिए, जो है कब्जे और जो है मेसने लाभ के लिए के वाद में होता है आप लोग का जो है आदेश 20 और रूल नंबर जो है 12 में दिया जाता है। ठीक, ये आपको पता होगा। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन करिए, जानिए, विभाजन पार्टी से मतलब जो विभाजन का मामला होता है, अलग कब्जे के लिए वाद होता है, तो ये आप लोग का जो आदेश 20 और नियम जो है 18 में बताया गया है। ठीक, ये इस वाद में दिया जा सकता है। अब अगला क्या है, चौथा पॉइंट देखिए कि इस वाद में दिया जा सकता है जो है प्रारंभिक डिक्री, गिरवी रखी संपत्ति की बिक्री के संबंध में ये दिया जा सकता है आदेश 34 के तहत और जो है रूल नंबर 4 के तहत। इसमें इस तरीके से जो है इसके अनुसार दिया जा सकता है प्रारंभिक डिक्री। अगला पॉइंट आप लोग लिखिए, जो है किस मामले में जो प्रिंसिपल और जो है एजेंट के बीच खातों के संबंध में वाद के मामले में दिया जा सकता है। ये अगला पॉइंट है। ये आप लोग का जो है आदेश नंबर 20 और रूल नंबर आप लोग का जो है रूल नंबर 16 में जो है के अनुसार दिया जा सकता है। अगला पॉइंट इसमें लिखिए, जो है एक बंधक के फौजदारी या फरेफलोजेर के संबंध में वाद में दिया जा सकता है आदेश 34 और रूल नंबर आप लोग का जो है 2 में, ये सब सारी चीज़ें दिया जा सकता है। और 7वां पॉइंट नंबर है 7 नंबर, देखिए आप लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट है, बंधक मोचन के मामले में दिया जा सकता है आदेश 34 और रूल नंबर आप लोग का जो है 7 के जो है अनुसार दिया जा सकता है। तो इसे जो है इन सब मामलों में जो है आप लोगों को जो है कौन सा डिक्री जो है दिया जा सकता है, ये आप लोग के प्रारंभिक डिक्री दिया जा सकता है। दीवानी अदालतों का निर्णय, ये इस पर भी दिया जा सकता है। औपचारिक अभिव्यक्ति के अनुसार दिया जा सकता है। यह एक डिक्री नहीं होना चाहिए, इस पर भी आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ बताया गया है। ठीक, अब देखिए मेरे भाई अंतिम डिक्री क्या होता है। अब यहाँ आइए, अंतिम डिक्री मेरे भाई वाद के निपटारा करने के बाद दी जाती है पूरी तरह। जब वाद जो है पूरी तरह ख़त्म हो जाता है तब लास्ट डिक्री दी जाती है। इसके अंतर्गत क्या शामिल है जानिए, कुछ पॉइंटें हैं इसमें। नंबर फर्स्ट, वाद का नामंजूर किया जाना, रिजेक्शन पॉइंट। नंबर 2 है सेक्शन 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का जो है अवधारणा आता है। ये सब सारी चीज़ें आप लोग का ये मामला होता है, इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसमें केस लॉ आप लोग नोट डाउन जरूर करिए मेरे भाई। इसमें केस लॉ आप लोग का शंकर बलवंत, कौन सा केस है, शंकर बलवंत मेरे भाई लोखंडे मृतक बनाम आप लोग का चंद्रकांत शंकर लोखंडे का मामला है। ये केस लॉ आप लोग लिखिएगा। ये सन है आप लोग का 1995 में, 1995 में ये केस लॉ आया था। इसमें क्या कहा गया था, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि एक डिक्री को निम्नलिखित परिदर्शों सिनेरियो में अंतिम कहा जाता है। ठीक, इस मामले में ये सब सारी चीज़ें प्रक्रिया कही गई थी मेरे भाई।
अब आप लोग इसमें जो है कुछ लिख लिए पॉइंट, इस जो है इस केस लॉ में कुछ पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट देखिए कि जब निर्धारित समय के भीतर डिक्री की अपील नहीं की जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब डिक्री सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित की जाती है। और तीसरा पॉइंट लिखिए अब, उच्च न्यायालय डिक्री को पूर्णतः निस्तारित डिस्पोजल मान लेता है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अंतिम डिक्री की कुछ विशेषताएं होती हैं और इस विशेषताएं के बारे में लिखिए। पहला पॉइंट हेडिंग डालिएगा विशेषताएं, फीचर्स। ये निष्पादन एग्जीक्यूटेड योग्य है। नंबर 2 आप लोग जो है इसे बिना किसी प्रारंभिक डिक्री के पारित किया जा सकता है। लास्ट जो प्रारंभिक डिक्री जरूरी नहीं है। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिए, ये विवादित मामले में निर्णायक रूप से जो है सुलझाती है। नंबर 4 अगला पॉइंट है, न्यायालय एक से अधिक अंतिम डिक्री पारित कर सकता है। ये न्यायालय को अधिकार है मेरे भाई, पता चल गया होगा आपको। अब इसमें आप लोग को जानकारी मिल चुकी होगी। अब आगे देखिए नीचे, इसके अंतर्गत क्या शामिल नहीं है ये भी जान लीजिए। कोई ऐसा न्यायिक निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। और जो है दूसरा देखिए, व्यक्तिक्रम डिफॉल्ट के लिए खारिज करने का कोई आदेश हो, ये सब इसके अंतर्गत ही है, शामिल नहीं होती है अंतिम डिक्री के अंदर। स्पष्टीकरण देखिए, डिक्री प्रारंभिक तब होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटाने के पहले की जाती है, और डिक्री अंतिम तब होती है जब ऐसा न्याय निर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है पूरी तरह। सिंपल सा मतलब समझ में आएगा। निर्णय और डिक्री में अंतर जानिए। डिक्री के अंदर जो है टाइप्स होते हैं और निर्णय के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। दूसरा पॉइंट, निर्णय पहले सुनाया जाता है और उसके बाद डिक्री पारित की जाती है, ये भी जान लीजिए। तीसरा पॉइंट, डिक्री न्याय निर्णय का प्रारूप अभिव्यक्ति होती है और जहां पर न्यायालय जो है वाद के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारणा करता है। ये सब पॉइंटें थी मेरे भाई। डिक्री के आवश्यक तत्व लिख लीजिए आप लोग। नंबर फर्स्ट, कोई वाद संस्थित किया जाना। दूसरा पॉइंट, न्यायालय का जो है न्याय निर्णय होना चाहिए और न्यायिक प्रारूप में होना, अवधारित होना पूरी तरह जो है शामिल है इसमें। तीसरा पॉइंट, विवाद का निपटारा किया गया हो। नंबर 4, विवाद का पूरी तरह से निश्चायक रूप से अवधारणा किया गया हो। नंबर 5, डिक्री न्याय निर्णय का जो है प्रारूपिक अभिव्यक्ति फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है पूरी तरह। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश को भी परिभाषित किया गया है। आदेश के जो है परिभाषा सेक्शन 2 की उपधारा 14 के अंतर्गत दी गई है। आदेश से अभिप्राय व्यवहार न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो अज्ञात नहीं है पूरी तरह मेरे भाई। इस परिभाषा से मालूम होता है कि डिक्री नहीं होने वाला व्यवहार ही आदेश ही होगा मेरे भाई। जो डिक्री नहीं होता है उसी व्यवहार को जो है आदेश हम लोग समझते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, किसी भी जो है आवेदन पर जो है आदेश किया जा सकता है। नंबर 2 नंबर है, सभी आदेश की अपील नहीं होती है। नंबर 3 है, कुछ आदेश अपील योग्य होते हैं। नंबर 4, जो धारा 104 के अंतर्गत आदेश 43 के अंतर्गत नियम फर्स्ट में उल्लेखित है अपील योग्य होते हैं। सिंपल सा मतलब मेरे भाई। अगला पॉइंट देखिए, विशेषकर आदेश वाद के संचालन के लिए न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है, समय समय पर दिए गए आदेशों का संकलन करने पर ही कोई एक निर्णय तैयार होता है। अगला पॉइंट, आदेशों का संकलन ही निर्णय है मेरे भाई। अगला पॉइंट, आदेश बहुत छोटे तथ्यों के लिए भी हो सकती है। अगला पॉइंट आप लोग लिखिए, आदेश किसी एक वाद में किसी समय किसी एक पक्षकार के पक्ष में हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए, किसी भी समय उसी पक्षकार के विरुद्ध भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट है, आदेश पक्षकारों के अधिकारों के अंतिम रूप से निर्धारित कर सकता है और नहीं भी मेरे भाई। ये सब सारे पॉइंटें थे मेरे भाई। आई होप है कि आपको डिक्री पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझसे जो है कॉल करके मैसेज करके ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा। मैं आप लोग को अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक। बाकी एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, किसी भी जो है टॉपिक पे लेक्चर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बने रहेगा मेरे साथ मेरे भाई।